बारिश नेचुरल वाटर साइकिल का एक अहम हिस्सा और मानव सभ्यता के विकास का आधार। किसी एरिया की प्राकृतिक वनस्पति हो या वाइल्ड लाइफ, सब कुछ निर्भर करता है उस एरिया में बारिश पर। बारिश को पानी की तरह देखिए, जो कि सबके लिए जरूरी है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हों या हम तुम। और बारिश के लिए हम निर्भर करते हैं प्रकृति पर अगर अब कहा जाए कि इंसान जब चाहे बारिश करा सकता है, तो आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी का शायद वो डायलॉग याद आए जिसमें वो कहता है कि कभी कभी तो लगता है साला अपनिश भगवान है। जोक्स अपार्ट, पर हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि साइंटिफिक टेक्निक्स की मदद से इंसान अब बारिश को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है और इस साइंटिफिक टेक्निक का नाम है क्लाउड सीडिंग, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इनसाइड बॉक्स में। हम ऐसे ही करंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाते हैं। हमें मोटिवेट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। क्लाउड सीडिंग के बारे में जानने से पहले जानना होगा कि बारिश कैसे होती है। पानी के अलग अलग सोर्सेज से इवेपोरेशन के माध्यम से छोटे छोटे वाटर पार्टिकल्स हवा में आते हैं और ये गर्म हवा जब ऊपर उठकर ठंडी होती है तो ये वाटर पार्टिकल्स टेम्परेचर कम होने के कारण छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये वाटर ड्रॉपलेट्स इतनी छोटी होती हैं कि ये ग्रेविटी के कारण भी नीचे नहीं आ पाती और हवा में फ्लोट करती रहती हैं और हवा में तैरती हुई ऐसी ही इनफाइनाइट वाटर ड्रॉपलेट्स के ग्रुप को हम क्लाउड कहते हैं। हाइट बढ़ने पर ये वाटर ड्रॉपलेट्स आइस क्रिस्टल्स में भी कन्वर्ट हो जाती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर कम होता जाता है। ये वाटर ड्रॉपलेट्स या आइस क्रिस्टल्स आपस में टकराने की वजह से एक दूसरे में मर्ज होते रहते हैं और धीरे धीरे इनका साइज इतना बड़ा हो जाता है कि ये ग्रेविटी के कारण नीचे गिरने लगते हैं और इस तरह हवा में मौजूद ये वाटर जब वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में नीचे गिरता है तो हम इसे बारिश, और जब ये आइस की फॉर्म में गिरता है तो हम इसे स्नोफॉल के रूप में देखते हैं। क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेन के पीछे का मेन कॉन्सेप्ट। क्लाउड सीडिंग टेक्निक में हम कंडेंसेशन प्रोसेस को फास्ट करते हैं, कंडेंसिंग सरफेस को बढ़ाकर, और इसके लिए हम ड्राई आइस यानी सॉलिड CO2, सोडियम क्लोराइड यानी नमक या सिल्वर आयोडाइड को एयरक्राफ्ट या मिनी मिसाइल्स के जरिए क्लाउड्स के ऊपर स्प्रे करते हैं और कंडेंसेशन प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, जिससे बारिश की टाइमिंग और एरिया कंट्रोल किया जाता है। तो सवाल ये है कि अगर ये टेक्निक इतनी ही कारगर है तो क्या फॉरेस्ट फायर या दुनिया की बहुत सी जगहों पर जहां सूखा, पानी की कमी जैसी समस्याओं के चलते होने वाले नुकसान को क्या रोका नहीं जा सकता? असल में इस टेक्निक से हम बारिश बना नहीं रहे हैं, बल्कि ऑलरेडी जो बादल अवेलेबल हैं या ऑलरेडी हवा में जो वाटर वेपर अवेलेबल है उसी का कंडेंसेशन स्पीड बढ़ा के बारिश करा रहे हैं। तो ऐसा एरिया जो ऑलरेडी ड्राई है या वहां की हवा में पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर नहीं है, तो अगर ऐसे एरिया में हम क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश कराने की सोच रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो एक ऐसा एरिया जहां सूखे जैसी स्थिति है पर वहां क्लाउड्स अवेलेबल तो हैं, पर बारिश होने से पहले ही तेज हवाओं के चलते वो क्लाउड्स कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसे केस में क्लाउड सीडिंग की मदद से उन क्लाउड्स को उसी सूखाग्रस्त इलाके में बारिश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और ऐसा ही एक एरिया है इंडिया में यूपी का बुंदेलखंड एरिया, जहां पर सूखे के चलते यूपी गवर्नमेंट उस एरिया में आर्टिफिशियल रेन कराने को लेकर चाइना की क्लाउड सीडिंग कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देती है। बाद में वो कंपनी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करने से मना कर देती है और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है। यूपी गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन प्लान करती है और IIT कानपुर को फुल प्रूफ क्लाउड सीडिंग टेक्निक डेवलप करने के लिए 2017 में अप्रोच करती है। हालांकि क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट इंडिया में ऑलरेडी तमिलनाडु और कर्नाटक गवर्नमेंट ने 1983, 84, 87 और 2003-4 में स्टार्ट किया था, लेकिन ये सब प्रोजेक्ट इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। एयरक्राफ्ट इशू, कोविड पेंडेमिक और DGCA अप्रूवल के कारण देरी के चलते IIT कानपुर को लगभग 6 साल लगते हैं प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने में। और 23 जून 2023 को अमेरिकन एयरक्राफ्ट कंपनी सेस्ना के एयरक्राफ्ट को IIT कानपुर फ्लाइट लैब से केमिकल कंपोनेंट्स के साथ 5000 फीट की ऊंचाई पर भेजा गया और पूरा प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया। पॉजिटिवली इस टेक्निक का इस्तेमाल हम इन जनरल सूखे की स्थिति से कुछ हद तक निपटने, कुछ एरियाज में जमीन में घटते वाटर लेवल को बढ़ाने, कम बारिश के चलते फसलों को होने वाले नुकसान को कम करने और मोस्ट इंपोर्टेंटली एयर पॉल्यूशन लेवल को कम करने में कर सकते हैं। बिजनेस फील्ड में इस टेक्निक का यूज हाइड्रो पावर प्लांट कंपनियां माउंटेन एरिया में सर्दियों के मौसम में स्नोफॉल को बढ़ाने में करती हैं, जिससे गर्मी के मौसम में बर्फ पिघलने के दौरान उसका फायदा पावर जनरेशन में लिया जा सके। इसी तरह इंश्योरेंस कंपनियां हेल स्टॉर्म्स के केस में होने वाले नुकसान और उससे आने वाले क्लेम्स को कम करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करती हैं। इस टेक्निक की कॉस्ट इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को इस तरह समझिए कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इस टेक्निक को यूज करने का खर्चा इससे होने वाले टोटल बेनिफिट का लगभग 10 से 15% तक ही आता है। दूसरी तरफ यदि आप अपने किसी पर्सनल इवेंट के दौरान बारिश की संभावना को लेकर परेशान हैं और आपके अकाउंट में बहुत पैसा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप किसी क्लाउड सीडिंग कंपनी को
8 से 10 मिलियन रुपए दीजिए और वो आपके फंक्शन से बारिश को उड़ा ले जाएगी, जैसे कि चाइना ने 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में किया था। असल में वेदर फोरकास्ट के अनुसार बीजिंग ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में बारिश होने की संभावना थी, तो चाइना ने ओलंपिक स्टेडियम के सराउंडिंग एरिया में 11,000 मिनी मिसाइल्स जो कि सिल्वर आयोडाइड सॉल्यूशन से लोडेड थी, वो क्लाउड्स के ऊपर फायर किया, जिसकी वजह से बीजिंग के साउथ वेस्ट एरिया में 100 mm तक बारिश देखने को मिली और ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में कोई बारिश नहीं हुई। वैसे कोई भी टेक्नोलॉजी अच्छी है या बुरी, ये डिपेंड करता है उसे यूज करने वाले पे। हालांकि इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल का अभी तक बस एक ही एग्जांपल है, यूएस ने वियतनाम युद्ध के दौरान 1970 के आसपास इस टेक्निक के जरिए वहां के मानसून सीजन को एक्सटेंड करने की कोशिश की, जिससे वियतनामी आर्मी का सप्लाई चेन सिस्टम डिस्टर्ब हो सके। ओवरऑल इस टेक्नोलॉजी की अपनी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि इससे हम बारिश बना नहीं पा रहे हैं। बस हमें इतनी चॉइस मिल रही है कि बारिश यहां करानी है या कहीं और, अभी करानी है या बाद में। तो अगर हम सूखा या पानी की कमी जैसी बड़ी समस्याओं का हल इस टेक्नोलॉजी के जरिए ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में ये टेक्नोलॉजी अभी इतनी सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन ग्राउंड वाटर रिचार्ज और पॉल्यूशन कंट्रोल करने के नजरिए से इन फ्यूचर ये कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंसानों और जानवरों की हेल्थ पर और पर्यावरण पर इसका कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता अगर इसमें यूज होने वाले केमिकल सिल्वर आयोडाइड का कंसंट्रेशन 50 मिलीग्राम पर लीटर या उससे कम रखा जाए तो। पर देखा जाए तो अपने फायदे के लिए प्रकृति के साथ जरूरत से ज्यादा छेड़छाड़ करना और इसे कंट्रोल करने की कोशिश इंसान के लिए हमेशा ही घाटे का सौदा रही है, और इस टेक्निक का गलत इस्तेमाल भी संभव ही है। तो केवल जरूरत के हिसाब से और सही कारणों के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करना ही बेहतर होगा। जय हिंद।